स्वामी विवेकानंद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। हम पढ़ रहे थे न्याय। राजनीति सिद्धांत में हमारी अवधारणाएं चल रही थी। अवधारणा में हम पढ़ रहे थे न्याय। क्या पढ़ रहे थे? न्याय। ये न्याय शब्द, जो ये न्याय शब्द है, इसका क्या अर्थ होता है? न्याय कौन कौन से सब्जेक्ट में पढ़ा जाता है और राजनीति में इसको कब से पढ़ रहे हैं? न्याय के कितने रूप होते हैं? इन सब के बारे में अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि न्याय, जो न्याय शब्द है, ये महत्वपूर्ण शब्द है। जिसे पहले क्या धर्मशास्त्र, दर्शन शास्त्र, विधि शास्त्र, आचार शास्त्र और अर्थशास्त्र, इनमें इनको पढ़ा जाता था। लेकिन जब से अमेरिका समतावादी विचारक है जॉन रॉल्स, अमेरिका के समतावादी विचारक है जॉन रॉल्स, जब जॉन रॉल्स ने 1971 ईस्वी में 1971 इस 1971 ईस्वी में एक पुस्तक लिखी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस, इस पुस्तक लिखी 1971 में एक थ्योरी ऑफ जस्टिस पुस्तक लिखी, जो जॉन रॉल्स के इन्होंने एक पुस्तक लिखी। ये कौन थे? ये समतावादी विचारक थे। ये समतावादी अमेरिकन विचारक थे, अमेरिकन राजनीतिक विचारक थे। इन्होंने एक पुस्तक लिखी, ए थ्योरी ऑफ जस्टिस। इस पुस्तक में न्याय से संबंधित विचार दिए और तब से न्याय शब्द राजनीति सब्जेक्ट का बन गया। इस न्याय को 1971 में किसमें पढ़ा जाने लगा? राजनीति में पढ़ा जाने लगा। ये किसकी देन? जॉन रॉल्स की वजह से। जॉन रॉल्स ने राजनीति में जो न्याय शब्द प्रचलित किया, या न्याय शब्द के लिए जो मुख्य बिंदु बताए, वो इस प्रकार है। क्या कहता है जॉन रॉल्स? जॉन रॉल्स कहता है कि मनुष्य क्या है? मनुष्य स्वार्थी प्राणी है। वो क्या करता है? स्वार्थी होने के साथ अपने दिमाग से, अपने विवेक से कार्य करता है। किससे कार्य करता है? अपने दिमाग से या विवेक से कार्य करता है। इसलिए क्या करता है? वो अन्य लोगों से लेन देन करता है। क्या करता है? अन्य लोगों से क्या करता है? लेन देन करता है, ताकि अपना स्वार्थ पूरा कर सके। तो जॉन रॉल्स ने पहला बिंदु, न्याय के सिद्धांत से संबंधित पहला बिंदु ये बताया, मनुष्य क्या होता है? मनुष्य स्वार्थी प्राणी होता है। और क्या होता है? स्वार्थी होने के साथ साथ वो विवेकशील प्राणी भी होता है। कौन सा? विवेकशील प्राणी भी होता है। इसीलिए वो क्या करता है? अन्य लोगों के साथ लेन देन करता है, और ताकि वो अपना स्वार्थ पूरा कर सके। और दूसरा पॉइंट बताता है, मनुष्य क्या है? अज्ञानता के पर्दे में रहकर निष्पक्ष व न्याय की बात करता है। किसकी? निष्पक्ष व न्याय की बात करता है। मनुष्य क्या रहता है? मनुष्य अज्ञानता के पर्दे में रहकर निष्पक्ष व न्याय की बात करता है। और अगला पॉइंट ये बताया कि न्याय का अर्थ है कि सभी को समान अधिकार मिले, समान अवसर मिले, और सभी को थोड़ी बहुत आय भी मिले, ताकि क्या जाए, वो अपना गुजारा कर सके। इसी के हिसाब से न्याय में जो न्याय का अर्थ बताया, समान अधिकार, समान अवसर और थोड़ी बहुत आय भी मिले। इसके बाद में क्या होता है? इसके बाद में जो राज्य होता है, राज्य क्या? आर्थिक दृष्टि से जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं, उनकी सहायता करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? राज्य को जो दुर्बल व्यक्ति होते हैं आर्थिक दृष्टि से, उनकी सहायता करनी चाहिए। उसके बाद में जॉन रॉल्स कहता है कि पुरस्कार लिमिटेड है, सीमित है। सभी को पुरस्कार नहीं दिए जा सकते हैं। पुरस्कार क्या है? सीमित है, प्राइज सीमित है। लेकिन जो पुरस्कार में भाग लेने वाले हैं, दावेदार हैं, वो क्या है? वो अनेक होते हैं। क्या होते हैं? अनेक होते हैं। इसलिए क्या होता है? इसलिए प्रतियोगिता को साफ सुथरा और निष्पक्ष रखना चाहिए, ताकि जो योग्यता व समानता के अनुसार व्यक्ति को पुरस्कार प्राप्त किया जा सके। इसी हिसाब से
ये पात्रता की बात करता है, योग्यता की बात करता है। अगर जिसमें योग्यता होगी वही पुरस्कार प्राप्त करेगा, जो जिसमें योग्यता नहीं होगी वो पुरस्कार प्राप्त नहीं कर सकता। तो इसमें किसकी बात करता है, योग्यता या पात्रता की बात करता है। उसके अलावा जो सामाजिक दृष्टि से या आर्थिक व्यवस्था से इस प्रकार बनाया जाए, जो सामाजिक दृष्टि में आर्थिक व्यवस्था को इस प्रकार बनाया जाए ताकि नीचे से नीचा वर्ग को ऊपर से ऊपर उठा सके। क्या कर सके, जो नीचे से नीचा वर्ग है उसको ऊपर से ऊपर उठा सके। और इसके साथ किसकी बात करता है, वो आरक्षण की बात करता है। तो इसी हिसाब से जो जॉन रोल्स है इसने क्या किया, इसने जो न्याय शब्द है ये राजनीति में प्रयोग किया। तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, राजनीति में ये न्याय शब्द 1971 में आया। इससे पहले ये शब्द अर्थशास्त्र, नीति शास्त्र, दर्शन शास्त्र, आचार शास्त्र, कानून शास्त्र इनमें ही पढ़ा जाता था। अब जॉन रोल्स ने इस सिद्धांत को नाम दिया सामाजिक समझौते का सिद्धांत। क्या नाम दिया, सामाजिक समझौते का सिद्धांत। इसको संविदावादी का सिद्धांत भी कहा जाता है या प्रक्रियावादी का सिद्धांत भी कहा जाता है, और इसको वितरणवाद, उदारवाद के नाम से भी जाना जाता है। और इसको अंतर के सूत्र का भी सिद्धांत कहा जाता है। किसके, अंतर के सूत्र के सिद्धांत के नाम से भी जाना जाता है। अब न्याय के रूप, अब क्या है, न्याय के रूप, न्याय के कौन कौन से रूप होते हैं, न्याय के कौन कौन से रूप होते हैं। तो न्याय के रूप के बारे में अध्ययन करेंगे कि न्याय के कौन कौन से रूप होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे देवीय न्याय। कौन सा, देवीय न्याय। सबसे पहले हम देवीय न्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। किसके बारे में, देवीय न्याय के बारे में अध्ययन करेंगे। ये देवीय न्याय क्या होता है, देवीय न्याय क्या होता है, इसमें क्या होता है, ईश्वर के हाथों में न्याय होता है। इस देवीय न्याय का अर्थ होता है कि ईश्वर के हाथ में क्या होता है, न्याय होता है। सभी धर्म ये मानते हैं कि मनुष्य पाप करता है लेकिन भगवान पापी को क्या देता है, सजा देता है। इसीलिए ये कहावत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। क्या करो, जैसा करोगे वैसा भरोगे। तो हम न्याय के रूप पढ़ रहे हैं। क्या पढ़ रहे हैं, न्याय के रूप। तो न्याय के रूप कौन सा, सबसे पहले देवीय न्याय। तो देवीय न्याय में क्या होता है कि ईश्वर के हाथ में क्या होता है, न्याय होता है। और सभी धर्म क्या करते हैं, सभी धर्म ये मानते हैं कि मनुष्य क्या करता है, पाप करता है लेकिन भगवान क्या करता है, भगवान पापी को सजा देता है। इसीलिए ये कहावत है कि जैसा करोगे वैसा भरोगे। उसके बाद में है कानूनी न्याय। इसके बाद में है कानूनी न्याय। ये कानूनी न्याय क्या होता है, कानूनी न्याय ये होता है कि हर देश में कानूनी व्यवस्था होती है। क्या होती है, हर देश में कानूनी व्यवस्था होती है, कानून लागू होते हैं। यदि कोई कानून को तोड़ता है या अपराधी हो जाता है फिर उसे न्यायालय में उसे क्या किया जाता है, कानून के अनुसार दंड दिया जाता है। इसीलिए न्याय का काम कौन करता है, न्यायाधीश करता है। न्याय का काम कौन करता है, न्यायाधीश या जज करता है। इसमें क्या होता है, हर देश में कानून होता है, उसी कानून के अनुसार क्या दिया जाता है, सजा या दंड दिया जाता है। अगर कोई कानून का उल्लंघन करे या कानून को तोड़े या अपराधी बन जाए तो उसको दंड या सजा दी जाएगी। ये कौन करते हैं, ये न्यायाधीश करते हैं। उसके बाद में है प्राकृतिक न्याय। कौन सा, प्राकृतिक न्याय। इसमें क्या होता है, प्राकृतिक न्याय में, प्राकृतिक न्याय किसे कहा जाता है, प्राकृतिक न्याय किसे कहा जाता है, किसी विवाद या समस्या को सुलझाने के लिए जिस सद्जीवन या शिष्टाचार के सूत्रों का पालन किया जाता है। जब कानूनी व्यवस्था नहीं थी तब क्या था, प्राकृतिक न्याय ही था। जब कानूनी व्यवस्था नहीं थी तब क्या था, प्राकृतिक न्याय ही था। किसी विवाद या समस्या को सुलझाने के लिए सद्जीवन, अच्छा जीवन या शिष्टाचार के पालन किया जाता है। जब कानूनी व्यवस्था नहीं थी तब क्या किया जाता था, प्राकृतिक न्याय को ही मान्यता दी जाती थी। और आज जहां कानून मौन है, जहां कानून मौन है अर्थात कानून के द्वारा सजा नहीं दी जा सकती,
वहाँ प्राकृतिक न्याय का ही सहारा लिया जाता है। इसी को क्या कहा गया, इसी को साम्य या इक्विटी कहा गया। क्या कहा गया, साम्य व इक्विटी कहा गया। इसी को क्या कहा गया, साम्य व या इक्विटी। इसको साम्य या इक्विटी कहा गया है। तो ये चीज ध्यान रखनी है, प्राकृतिक न्याय को साम्य या इक्विटी भी कहा जाता है। इसके बाद में है सामाजिक न्याय। कौन सा है, सामाजिक न्याय। इसमें क्या होता है, जो सामाजिक न्याय है इसमें क्या होता है, इसके बारे में भी अध्ययन कर लेते हैं। सामाजिक न्याय में क्या होता है, समाज में सभी लोगों को स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होती है। समाज है, समाज में क्या, सभी लोगों को स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होती है। और क्या, सभी को जो मान मर्यादा है वो सभी की सुरक्षित होती है। इसीलिए क्या करते हैं, जो सभी की जो मान मर्यादा है, सभी को समान मिले, सभी को समान अवसर मिले, उसके लिए क्या करना पड़ता है, समाज के जो दुर्बल और पिछड़े वर्ग है, दलित वर्ग है, उनके विकास के लिए विशेष सुविधाएं की जाती है। उनके विकास के लिए क्या की जाती है, विशेष सुविधाएं की जाती है। सामाजिक न्याय में क्या होता है, समाज में जो सभी लोगों को क्या है, स्वतंत्रता और समानता प्राप्त होती है। सभी को मान मर्यादा सुरक्षित हो, समाज के दुर्बल और पिछड़े वर्ग और दलित वर्ग को क्या, विकास के लिए विशेष सुविधा हो। इसीलिए क्या, इनको विशेष अवसर दिए जाते हैं, विशेष सुविधाएं दी जाती है। इसी में क्या आता है, यही सामाजिक न्याय है। इसके बाद में है राजनीतिक न्याय। राजनीतिक न्याय किसे कहा जाता है, जो राजनीतिक न्याय है ये किसे कहा जाता है, क्या होता है इसमें होता है कि सभी लोगों को राजनीति के क्षेत्र में क्या होना चाहिए, भाग लेने का समान अवसर होना चाहिए। सभी लोगों को क्या, राजनीति के क्षेत्र में भाग लेने का समान अवसर होना चाहिए। और क्या होता है, इसमें अगर समान अवसर मिल गया तो क्या, जो विपक्ष होता है, विपक्ष को सम्मान किया जाना चाहिए। अगर समाज में विपक्ष है उसका क्या किया जाना चाहिए, उसका सम्मान किया जाना चाहिए। क्या किया जाना चाहिए, सम्मान किया जाना चाहिए। और जो लोग मनमानी तरीके से गिरफ्तारी न हो, इसके लिए क्या, प्रेस व मीडिया स्वतंत्र होनी चाहिए। अगर जो मनमानी तरीके से क्या करते हैं, मनमानी तरीके से जो गिरफ्तारी न हो, इसके लिए प्रेस व मीडिया को स्वतंत्र होना चाहिए। उसके बाद में है आर्थिक न्याय। कौन सा, आर्थिक न्याय। इस आर्थिक न्याय में क्या आता है, जो आर्थिक न्याय है इसमें क्या आता है, जो आर्थिक न्याय इसमें क्या आता है, राष्ट्रीय धन पर किसी विशेष वर्ग का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। जो राष्ट्रीय धन होता है उसमें किसी विशेष वर्ग का प्रभुत्व नहीं होना चाहिए। गरीबी बेकारी दूर होनी चाहिए। इसलिए जो निजी या प्राइवेट संपत्ति है उसको क्या कर देना चाहिए, उसका राष्ट्रीयकरण कर देना चाहिए, ताकि और उसके बदले में किसी की संपत्ति नहीं छीनी जानी चाहिए। उसे उचित मुआवजा भी दिया जाना चाहिए। लोगों को पर्याप्त वेतन और भत्ते भी मिलने चाहिए ताकि वे अपना गुजर बसर कर सके। तो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना। आर्थिक न्याय में जो गरीबी और बेकारी उनको दूर किया जाना चाहिए। जो प्राइवेट प्रॉपर्टी होती है उनका भी राष्ट्रीयकरण किया जाना चाहिए। इसके बाद में है वितरणात्मक न्याय। कौन सा, वितरणात्मक न्याय। ये वितरणात्मक न्याय क्या होता है, इस वितरणात्मक न्याय में क्या होता है, जब राष्ट्रीय धन और राजकीय पदों का क्या हो जाए, संकेंद्रीकरण नहीं होना चाहिए, ताकि उसका वितरण होना चाहिए, ताकि देश के अधिक से अधिक लोगों का उसका लाभ मिल सके। लेकिन वितरणात्मक प्रक्रिया में थोड़े थोड़े अंतराल के बाद बदलती या चलती रहनी चाहिए। इसे पुनः वितरणात्मक न्याय भी कहते हैं। क्या कहते हैं, पुनः वितरणात्मक न्याय भी इसको कहा जाता है। इसके बाद में हम पढ़ेंगे न्याय से संबंधित प्रमुख न्याय के रूप थे।
क्या थे ये न्याय के प्रमुख, ये क्या थे रूप, न्याय के प्रमुख ये रूप। तो देवी न्याय, कानूनी न्याय, प्राकृतिक न्याय, सामाजिक न्याय, राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय, वितरणात्मक न्याय, ये सभी न्याय के रूप थे। ये क्या थे? न्याय के क्या थे? रूप है। इसके बाद में न्याय के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या क्या विचार दिए, या न्याय के बारे में अलग अलग विद्वानों ने क्या। प्लेटो, अब प्लेटो प्रमुख विचार जो न्याय के बारे में विचार दिए, तो इसमें सबसे पहले प्लेटो की बात करें तो प्लेटो ने 3 वर्ग बताए। कितने वर्ग बताए? 3 वर्ग बताए। का 3 वर्ग होते हैं, जैसे व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, 3 गुण के हिसाब से उसने प्लेटो ने 3 वर्ग बता दिए। क्या बता दिए? 3 वर्ग बता दिए। जैसे व्यक्ति में 3 गुण होते हैं, उसी हिसाब से उसने वर्गों को 3 गुण कर दिए। जैसे बात करें मनुष्य में कौन कौन से 3 गुण होते हैं, प्लेटो के अनुसार मनुष्य में कौन कौन से 3 गुण होते हैं? प्लेटो के अनुसार, किसके अनुसार? प्लेटो के अनुसार मनुष्य में कौन कौन से 3 गुण होते हैं? तो 3 गुण कौन कौन से होते हैं? तो सबसे पहले मनुष्य में होता है ज्ञान। क्या होता है? ज्ञान या विवेक। क्या कह दो? जिस मनुष्य में ज्ञान या विवेक, पहला गुण तो ये हो गया मनुष्य में। दूसरा होता है शौर्य या साहस। कौन सा? शौर्य या साहस। दूसरा गुण ये होता है शौर्य या साहस। तीसरा गुण होता है लालच या भूख, या कह दो तृष्णा। लालच, भूख, तृष्णा, इन नामों से भी इसको जाना जाता है। लालच कह दो, भूख कह दो, तृष्णा कह दो। तो मनुष्य के 3 गुण बताए प्लेटो ने। मनुष्य के 3 गुण बताए। कितने गुण बताए? 3 गुण बताए। तो क्या कहते हैं? इन 3 गुण के आधार पर क्या होता है? समाज को भी प्लेटो ने क्या कर दिया? 3 वर्गों में बांट दिया। ये मनुष्य के क्या है? 3 गुण है। इसी 3 गुण के आधार पर, जो मनुष्य में 3 गुण होते हैं, उसी आधार पर प्लेटो ने क्या कर दिया? प्लेटो ने राज्य के या समाज के भी 3 वर्ग बता दिए। कितने? 3 वर्ग बता दिए। 3 वर्ग बता दिए। मनुष्य के 3 गुण बताए। इसी 3 गुण के आधार पर उसने कहा कि समाज के भी 3 वर्ग होते हैं। कहते हैं कि जिन व्यक्तियों में ज्ञान या विवेक होता है, वो क्या कहलाते हैं? वो दार्शनिक वर्ग कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? दार्शनिक वर्ग कहलाते हैं। दार्शनिक वर्ग। ध्यान से सुनना, प्लेटो ने मनुष्य के 3 गुण बताए, एक ज्ञान, एक शौर्य, एक लालच। अब इसी 3 गुण की वजह से प्लेटो ने समाज के 3 वर्ग कर दिए। कितने? 3 वर्ग कर दिए। जिसमें ज्ञान की मात्रा ज्यादा है, उन व्यक्तियों को दार्शनिक वर्ग में रखा। कौन से? दार्शनिक वर्ग में रखा। तो ये चीज ध्यान रखना, जिसमें ज्ञान की मात्रा है उनको किस में रखा? दार्शनिक वर्ग में रखा। और जिस वर्ग में क्या है? जिस वर्ग में शौर्य या साहस है, उनको सैनिक वर्ग में रखा। कौन से? सैनिक वर्ग में रखा। इसी प्रकार जिसमें लालच है, भूख है, तृष्णा है, ये सभी लोग, ये क्या है? ये इनको उत्पादक वर्ग में रखा। कौन से? उत्पादक वर्ग में। तो इसी हिसाब से हम कह सकते हैं कि जो प्लेटो है, उसने मनुष्य के क्या कर दिए? मनुष्य के 3 गुण बताए। इन्हीं 3 गुण के आधार पे उसने समाज या राज्य का 3 वर्ग बता दिए। क्या बता दिए? 3 वर्ग बता दिए। अब कहता है प्लेटो 3 गुण बता दिए मनुष्य के और 3 वर्ग बता दिए। अब कहता है ये जो लोग हैं इस वर्ग में आते हैं, दार्शनिक वर्ग में आते हैं। ये क्या है? ज्ञानियों का, ये ज्ञानी लोग हैं। इसमें केवल ज्ञानी लोग ही आएंगे,
जो सैनिक वर्ग है इसमें जो साहस या शौर्य है जो समाज की रक्षा कर सके, आर्मी के दो फौजी के दो अपने हिसाब से शौर्य साहस है वो सैनिक वर्ग में आएंगे। जो भोग लालच है ये सब उत्पादक वर्ग में आएंगे। अब प्लेटो मेन बात ये कहता है, अपन पढ़ रहे हैं न्याय। अब न्याय यहाँ से कैसे जुड़ा हुआ है? ये कहता है कि जो ये लोग हैं ये अपना कार्य से मतलब रखे, ये अपने कार्य से मतलब रखे, ये अपने कार्य से मतलब रखे। ये तीनों अपने अपने कार्य करें, एक दूसरे के कार्य में टांग नहीं अड़ाए, एक दूसरे के कार्य में टांग नहीं अड़ाए। क्या कहते हैं? एक दूसरे के कार्य में टांग नहीं अड़ाए। तो ये अपने अपने कार्य को अपने हिसाब से कर्तव्य पालन करने के लिए कहता है, इसीलिए इसको न्याय का दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? न्याय का दार्शनिक सिद्धांत। इसको न्याय का दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। जो प्लेटो ने इन तीनों वर्गों को बांटा, तीन वर्गों को बांटा, इसको न्याय का दार्शनिक सिद्धांत भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है? ये वर्ग दूसरे वर्ग के कार्य में हस्तक्षेप नहीं करे, इनके कार्य में टांग नहीं रहे, ये आपस में तीनों अपने अपने कार्यों से मतलब रखे, दूसरे कार्य में कोई मतलब नहीं रखे। अगर मान लो कोई सैनिक वर्ग है या उत्पादक वर्ग है, अगर इनमें थोड़ी सी ज्ञान भी आ जाए तो ये जिंदगी भर सैनिक वर्ग में रहेंगे और ये उत्पादक वर्ग में रहेंगे। एक दूसरे के कार्य में टांग नहीं रहेंगे, जिंदगी भर उसी कार्य में रहेंगे। इसी को प्लेटो ने न्याय का दार्शनिक सिद्धांत कहा है। क्या कहा है? न्याय का दार्शनिक सिद्धांत कहा है। जो ये उत्पादक वर्ग है इसमें किसान, व्यापारी, श्रमिक, इन सभी को रखता है। क्या रखता है? इन सभी को रखता है। अब है प्लेटो के जो न्याय का सिद्धांत था वो तीन गुण के आधार पर, मनुष्य के जो तीन गुण थे उसके आधार पर क्या कर दिया? उसके आधार पर समाज या राज्य के तीन वर्ग बता दिए। प्लेटो ने मनुष्य के तीन गुण के आधार पर समाज के क्या कर दिए? समाज के भी तीन वर्ग बता दिए। अब अरस्तु जो न्याय का सिद्धांत है वो कहता है कि जो व्यक्ति राज्य जैसी सेवा करेगा, कहता है जो व्यक्ति राज्य की जैसी सेवा करेगा उसे उसी अनुपात में क्या मिलेगा? पुरस्कार मिलेगा। क्या कहता है? जो व्यक्ति राज्य की जिस हिसाब से सेवा करेगा या जैसी सेवा करेगा उसे क्या मिलेगा? उसे उसी अनुपात में पुरस्कार मिलेगा। इसीलिए अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत है वो आनुपातिक सिद्धांत भी कहा जाता है। उस सिद्धांत को क्या कहा जाता है? आनुपातिक सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे अरस्तु के सिद्धांत को वितरणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, लेकिन इसको व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। प्लेटो ने न्याय के बारे में बताया। अब अरस्तु ने न्याय के बारे में बताया कि जो व्यक्ति राज्य की जैसी सेवा करेगा राज्य उसे उसी अनुपात में क्या देगा? पुरस्कार देगा। राज्य उसी अनुपात में उसे पुरस्कार देगा। राज्य उसे उसी अनुपात में पुरस्कार देगा। इसी के हिसाब से अरस्तु का जो न्याय का सिद्धांत था उसे आनुपातिक सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? आनुपातिक सिद्धांत भी कहा जाता है। आनुपातिक सिद्धांत भी कहा जाता है। जैसे जो व्यक्ति जिस राज्य के जिस हिसाब से सेवा की और उसी हिसाब से उसको पुरस्कार मिल गया, और इसको वितरणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है। कौन सा? वितरणात्मक सिद्धांत। क्या कहा जाता है? वितरणात्मक सिद्धांत भी इसको कहा जाता है। इसको क्या कहा जाता है? वितरणात्मक सिद्धांत भी कहा जाता है, लेकिन इसको क्या व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। इसको व्यवहार में लागू नहीं किया जा सकता। उसके बाद में है बेंथम। बेंथम ने न्याय के बारे में क्या बताया? बेंथम ने न्याय के बारे में क्या बताया? बेंथम कहता है अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख। क्या? अधिकतम लोगों को अधिकतम सुख। बेंथम का प्रसिद्ध विचार है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। अधिकतम सुख। बेंथम
बेंथम का प्रमुख विचार है या प्रमुख कथन है अधिकतम लोगों का अधिकतम सुख। इसमें क्या इसने क्या की, इसने जो प्रसन्नता है सुख है उसको क्या कह दिया, न्याय का मापदंड मान दिया। सुख को क्या मान दिया, न्याय का मापदंड, सुख को न्याय का मापदंड माना। बेंथम ने सुख को क्या माना, न्याय का मापदंड माना। इसी को क्या कहा जाता है, इसी को उपयोगितावादी सिद्धांत भी कहा जाता है। इसे क्या जाता है, उपयोगितावादी सिद्धांत कहा जाता है। इसे व्यवहारिक रूप में लागू किया जा सकता है। इसके बाद में जॉन रॉस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। जॉन रॉस के बारे में हम पहले ही पढ़ चुके हैं। इसके बाद में बारकर ने क्या कहा, बारकर कहता है कि स्वतंत्रता, समानता और बंधुता, इनको सुंदर ढंग से क्या किया जाना चाहिए, इनका समन्वय किया जाना चाहिए ताकि लोगों को न्याय मिल सके। लोगों को क्या, स्वतंत्रता, समानता, बंधुता, इनको क्या किया जाना चाहिए, इनको सुंदर ढंग से इनका समन्वय किया जाना चाहिए। तो ये तो था न्याय से संबंधित अपनी सारे टॉपिक क्लियर हो गए, ठीक है।